आपके पास प्ले है, ठीक है। आपके पास गॉस का प्रमेय स्टार्ट हो गया था। गॉस का प्रमेय हमने 2 लेक्चर पहले किया था। कल के लेक्चर में हमने गॉस का अनुप्रयोग पढ़ा था, ठीक है। कल वाला लेक्चर अभी अपलोड नहीं हुआ है, उसका क्या कहते हैं, मैं सो गया था इसी वजह से नहीं हो पाया, और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। आज मैं कर दूंगा अपलोड, एक सिंगल है। और आज हम गॉस का दूसरा अनुप्रयोग देखेंगे। कल हमने कल जो अनुप्रयोग हमने पढ़ा था गॉस का, उसका हेडिंग क्या था, बिना पेज पे देखे, बिना नीचे देखे, गॉस के नियम का अनुप्रयोग मेन हेडिंग है। उसके अंदर हमने 3-4 अनुप्रयोग पढ़ने हैं। कुछ भी याद आ रहा हो क्या? एक आवेशित चालक या तार था अनंत लंबाई का, और उसके कारण हम क्या निकाल रहे थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सारे डेरिवेशंस में हमें एक ही चीज निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कॉन्सेप्ट सब में एक ही है, डायग्राम भले अलग अलग बने, कॉन्सेप्ट हर जगह एक ही आएगा। जैसे कि कल का डेरिवेशन अगर मैं आपको बताऊं इन शॉर्ट, तो कल के डेरिवेशन में हमने स्टार्टिंग कहां से किया था? सबसे पहले हमने आवेश घनत्व देखा था। कोई डायग्राम है तो हम देख रहे हैं आवेश घनत्व कितना होगा। क्या कर रहे हैं? आवेश घनत्व, ये हमने सबसे पहले निकाला, और निकाल करके उसको ब्रैकेट पे बॉक्स में बंद करके अलग रख दिया। उसका यूज सीधा लास्ट में होगा। आवेश घनत्व के बाद हमने क्या निकालने की कोशिश की? फ्लक्स, छोटा वाला फ्लक्स। हमने छोटा फ्लक्स निकालने की कोशिश की। फिर छोटे फ्लक्स से हमने क्या निकाला? इंटीग्रेशन कर दिया इसका, और हमने क्या निकाला? फिर पूरे पृष्ठ का फ्लक्स निकाला, छोटे फ्लक्स से बड़ा फ्लक्स। फिर जो भी फ्लक्स का आंसर आया उसमें हमने क्या क्या पुट कर दिया? किससे तुलना कर दिया? गॉस के प्रमेय से। इस फाई का जो भी आंसर आया, इसे इक्वेशन 1 या 2 मान लेंगे, इसकी तुलना हम इससे कर देंगे, गॉस के प्रमेय से। ये तुलना कर दोगे, जो कटना होगा कटेगा, आप वहां से ई निकाल लोगे चुपचाप, ठीक है। यही तो है गॉस का प्रमेय। सब में सेम ही कॉन्सेप्ट लगेगा, कुछ अलग नहीं लगेगा। रटने जाओगे तो फिर रटते रह जाओगे, समझ समझ के करोगे तो आपको सारी चीजें एक ही जैसी लगेगी। और लास्ट में क्या करना है, जो क्यू है, वो जो आवेश घनत्व में क्यू आया होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे रख दोगे, आ गया आंसर। कल ही वाला पूरा कॉन्सेप्ट लगेगा। आज आपके पास हेडिंग है, पहले सुन लो। आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक आवेशित चालक या पृष्ठ है, आवेशित पृष्ठ कह देता हूं। चालक का मतलब तो तार भी हो सकता है, और लोहे की स्टील का एक प्लेट भी हो सकता है। आपके पास एक ऐसा पृष्ठ है जो कि आवेशित है, और उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि पेन तो नहीं है बीच में, ये आवेशित पृष्ठ है सपोज, मान लो ये स्टील का प्लेट है। और कौन कौन सी चीजें जो आवेशित हो सकती है? चालक सुचालक तो पढ़ा होगा बचपन में, लोहे की, स्टील की, या सोने का प्लेट है, चांदी का प्लेट है, जो आवेशित हो सकता है, जिसमें करंट आ सकते हैं शॉर्ट। तो इस पृष्ठ के कारण, इस पृष्ठ से कुछ दूरी पर, कोई भी हम दूरी मान लेंगे, उस दूरी को मान लेंगे आर दूरी है। आर दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। ये पृष्ठ से आगे साइड, पीछे साइड, दोनों साइड से हम ज्ञात कर लेंगे। तो डायग्राम देखो पहले ध्यान से। कल जिसने समझा है उसको इजीली हेल्प मिलेगा, और जिसने कल वाला नहीं समझा है, जो कल नहीं आए थे, वो भी इसको कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले हेडिंग लिख दो, आवेशित समतल पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिख दोगे तो फिर कॉपी बंद कर लेना, चुपचाप देखना आगे। अब देख लो आगे। जैसे आपने हेडिंग लिखा था आवेशित चालक है, और चालक क्या? पृष्ठ। आपने हेडिंग में पृष्ठ लिखा है या चालक? पृष्ठ, ठीक है। चालक तो कुछ भी हो सकता है, एक तार भी चालक है, और उसका लोहे का प्लेट भी एक चालक ही है। बट हम पृष्ठ का मतलब है कि जिसके लंबाई और चौड़ाई है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये एक पृष्ठ है, और कैसा है ये? आवेशित है। इस पृष्ठ के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, ठीक है। तो सेम कल की तरह
जैसे कि हमने मान लिया कि पृष्ठ में एक छोटा सा हिस्सा है। सबसे पहले हमने कल क्या किया था, अगर हमने तार लिया था, तार के सामने क्या लिया था फिर हमने, ये कैसा पृष्ठ कहते हैं इसको, एक काल्पनिक बंद पृष्ठ लिया था, गॉसियन पृष्ठ लिया था। और इस गॉसियन पृष्ठ से क्या किया था हमने, फिर लंबे में किया था ना हमने, हाँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी हमने, ऐसे छोटे छोटे 3 स्वल्पांश लिए थे ऊपर नीचे। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी बनेगा, समझना जरा क्या होने वाला है यहाँ पे। सेम इसी तरह से सबसे पहले हमने एक चालक ले लिया, प्लेट, मान लो चालक प्लेट का क्षेत्रफल A है, और इस चालक प्लेट में हमें सबसे एक छोटा सा पहले अंश लेना है, स्वल्प अंश, छोटा हिस्सा लेना है, उससे निकलने वाला फ्लक्स निकालना है। तो इस चालक प्लेट का कोई छोटा सा हिस्सा ले लो यहाँ पे, और उससे निकलने वाला फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है सपोज। तो हमें गॉस का नियम अप्लाई कर रहे हैं, अगर गॉस का प्रमेय पढ़ रहे हैं, तो हमने कल भी समझा था, जहां पर भी हम गॉस का प्रमेय या फ्लक्स यूज करेंगे वहां पे हमें पृष्ठ को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। इस पूरे प्लेट को अब हम बंद नहीं करेंगे, हम पहले प्लेट का छोटे हिस्से को बंद करेंगे। और ये समझने की कोशिश करना, ये कुछ ऐसा है, आपको थोड़ा डायग्राम स्टार्टिंग में अटपटा लगेगा। इस छोटे से हिस्से को अगर बंद करना है ना, तो हम इसमें से निकलने वाले जो विद्युत क्षेत्र है उसको कुछ इस टाइप के डायग्राम से बंद करेंगे, बेलन की तरह। जैसे कल हमने बेलन जैसा बनाया था वैसे यहाँ पे भी बनाएंगे, ठीक है, जैसे कल हुआ था वैसे ही करेंगे हम यहाँ पे भी। एक छोटा सा पृष्ठ, चूंकि ये प्लेट मान लो कि थोड़ा तिरछा रखा है इसलिए हमने ऐसे दिखा दिया, ठीक है। ये जो बना रहा हूं ब्लू कलर से, ये काल्पनिक पृष्ठ है, और काल्पनिक पृष्ठ को क्या नाम देते हैं, गॉसियन पृष्ठ। काल्पनिक पृष्ठ को हम गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं। तो ये बस इस हिस्से को बनाया जा रहा है, एक्चुअल भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमारे डेरिवेशन के लिए हेल्प करेगा। तो एक गॉसियन पृष्ठ है प्लेट के आगे की तरफ, और एक यही गॉसियन पृष्ठ प्लेट के पीछे भी गया हुआ है। तो ये एक्चुअल में पीछे से निकल रहा है, इधर से ये निकल रहा है। तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, एक बार मुझे बना लेने दो, देन मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा। डायग्राम में एक्चुअल में है ना, ये वैसा ही है कुछ, जैसे कि आपका ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, और इस पृष्ठ में आपने एक सपोज यहाँ पे एक आवेश है, तो इसमें से हमने गॉसियन पृष्ठ लिया है इसको कवर करने के लिए। तो ये एक आगे की तरफ निकला है, और इसी को ये आर पार करते हुए पीछे साइड से भी निकला है, ये दोनों साइड से है, ठीक है। ये कुछ ऐसा डायग्राम है जो दोनों तरफ से है, ये आगे साइड से भी आपका ऐसे में भी है, और ये पीछे साइड, दोनों साइड से निकला हुआ है गॉसियन सरफेस में, ठीक है, इसके आर पार। तो इसका मतलब है कि इसके पीछे से गया हुआ है। अब हमें इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कल जैसे हमने 3 छोटे छोटे अंश लिए थे, वैसे यहाँ पे भी लेंगे। मेन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सारा काम हमें इस गॉसियन सरफेस पे करना है, या ब्लू वाले लाइन पे। तो जैसे कल हमने बेलन में क्या किया था, ये आपका अगर ये बेलन बन रहा था कल, या गॉसियन सरफेस बन रहा था, तो हमने क्या किया था, बीच में तार था, ये काल्पनिक पृष्ठ, इसलिए डॉट डॉट लाइन से दिखाएंगे काल्पनिक को। तो हम क्या कर रहे थे कल, इधर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली हमने, सॉरी फ्लक्स निकाला, फिर ऊपर किसी बिंदु पर फ्लक्स निकाला, फिर नीचे किसी बिंदु पर फ्लक्स निकाला, यही कर रहे थे ना हम कल। इस बार भी वैसे ही करेंगे, बस ये बेलन जो आपका गॉसियन पृष्ठ है, ये ऐसे ना होकर के इस बार क्या है आपका मुड़ा हुआ है। सेम ये ऐसा है कि जैसे कि आपको इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वैसे इस बिंदु पर तीव्रता नहीं फ्लक्स निकालना है, इस पे और एक ऊपर की साइड कहीं पे निकालना है हमें फ्लक्स, ठीक है। मिला लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे हमें ऐसे ही ऊपर की तरफ एक बिंदु पे फ्लक्स निकालना है ऊपर की साइड से। तो ऊपर की साइड के लिए हम कहीं दिखा देते हैं ऐसे, समझ जाओ, समझने के लिए काफी है ऐसे। तो हमें इस गॉसियन पृष्ठ पे आगे की तरफ, पीछे की तरफ और ऊपर की तरफ फ्लक्स निकालना है। जो फ्लक्स आएगा फिर उसको इंटीग्रेट करके उसको बड़ा फ्लक्स निकाल लेंगे, फिर उसको गॉस के प्रमेय से तुलना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा इतने से। ये जो आपने छोटे छोटे क्षेत्र लिए हैं, इनका क्या नाम दे सकते हैं? पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल a है, तो इस छोटे छोटे पृष्ठ का क्षेत्रफल हम क्या दे सकते हैं नाम? dA1 कल की तरह, फिर d
A2 और इसका क्या नाम दे सकते हैं, DA3। ये जो बेलन वाला पृष्ठ है ना, ये सेम वैसा ही है जैसा कल था, बस विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन चेंज हो गई है इसमें, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये हो गया। ए क्या है, पूरा पृष्ठ है, और DA1 A2 A3 क्या है आपका, ये गॉसियन सरफेस का छोटा छोटा हिस्सा लिया गया है। ओके, अब आगे देखते हैं, अब डेरिवेशन पे आते हैं डायरेक्ट, और इसमें कुछ है नहीं। डेरिवेशन पे आएंगे तो जैसे हमने कल क्या लिया था, सबसे पहले आवेश घनत्व लिया था, ठीक है। तो आवेश घनत्व कभी भी पृष्ठ के हिसाब से लेते हैं, जो ओरिजिनल पृष्ठ है। जैसे कल हमारे पास तार था, तार लंबाई में होता है, तो उसमें कौन सा आवेश घनत्व लगेगा, रेखीय आवेश घनत्व। तीन टाइप के आवेश घनत्व होते हैं, रेखीय, पृष्ठीय, आयतन। ये रेखा है, पृष्ठ है, या फिर आयतन के रूप में। ये पृष्ठ है, आपने हेडिंग में ही लिखा है पृष्ठ, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा पृष्ठीय आवेश घनत्व का। पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, यहां से डेरिवेशन, ये चमक तो नहीं रहा है, कौन सा हिस्सा चमक रहा है उसके ऊपर, इधर, तो और नीचे आ जाते हैं, देखो पृष्ठीय आवेश घनत्व, फॉर्मूला क्या होता है, ये पहली मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में लिखवाया है। पृष्ठीय आवेश घनत्व को दिखाते हैं सिग्मा से, ये सिग्मा, और सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन, अगर पृष्ठ होगा, देखो अगर पृष्ठीय आवेश घनत्व है तो क्योंकि पृष्ठ को एरिया से दिखाते हैं A, तो ये Q अपॉन A कह देंगे। अगर रेखीय आवेश घनत्व होगा तो ऊपर Q और नीचे क्या हो जाएगा, रेखा को इंग्लिश में लाइन कहते हैं, तो लाइन हो गया L से। आयतन आवेश घनत्व हो गया, तो आयतन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉल्यूम, V, तो फॉर्मूला हो जाएगा Q अपॉन V। रटना नहीं है, समझ समझ के भी कर सकते हो। L फॉर लाइन, लाइन मतलब रेखा, तो रेखीय आवेश घनत्व। A फॉर आयतन, सॉरी A फॉर आयतन है एरिया, एरिया होता है पृष्ठ का, तो ये हो गया पृष्ठीय आवेश घनत्व। V फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, तो ये हो गया आयतन आवेश घनत्व। तो इसको दिखाते हैं सिग्मा से, और ये पृष्ठ है, तो पृष्ठ के हमेशा क्या निकलता है, क्षेत्रफल, सिग्मा बराबर Q अपॉन A। ये हमेशा इसलिए लिखते हैं ताकि हम इससे Q निकाल सकें, Q, तो सिग्मा बराबर Q अपॉन A है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, A इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा सिग्मा A। ये समझ गए, कल भी हमने कुछ ऐसा ही किया था, इसे इक्वेशन 1 डाल के छोड़ दो। ये अब डेरिवेशन के एकदम लास्ट लाइन में ये हेल्प करेगा आपका, इसको फिलहाल लिख के भूल जाना है। अब आ जाओ मेन डेरिवेशन पे। अब हमें DA1 A2 A3 के लिए आवेश घनत्व, सॉरी फ्लक्स निकालना है, छोटा फ्लक्स, ठीक है। DA1 A2 व A3 पर फ्लक्स, फ्लक्स को कैसे दिखाते हैं, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फाई बराबर EA cos थीटा, ये फ्लक्स है। और जब छोटा फ्लक्स लिया है तो क्षेत्रफल भी क्या लेना पड़ेगा, छोटा, तो D फाई बराबर क्या होगा, EDA cos थीटा, तो ये DA है मतलब छोटे है, फ्लक्स भी छोटा लेना पड़ेगा। तो फ्लक्स क्या होगा एक्चुअल में, D फाई बराबर इन तीनों का फ्लक्स, तो पहले वाले का फ्लक्स को किस चीज से दिखाएंगे, D, इसमें DA1 लिख देना है बस, DA1 cos थीटा। इसमें देख लो, इसमें से तो कुछ नहीं चमक रहा है। दूसरे वाले का फ्लक्स निकालना हो तो A1 की जगह क्या लिख देना है, A2 cos थीटा। तीसरे वाले के लिए DA3 cos थीटा, है ना एकदम कल वाले की तरह, ठीक है। मैं कल जब डेरिवेशन करवा रहा था तब भी आपको समझा रहा था कि हो सकता है मैं जिस मेथड से करा रहा हूं वो आपको बुक में ना मिले, या आपकी एनसीईआरटी वगैरह में उसको फॉलो ना करें, हो सकता है। लेकिन उससे फायदा ये था, मेरे दिमाग में पहले ही था कि उससे डबल फायदा है। अगर उस मेथड से करेंगे तो ये वाला एकदम आपको आसान लगेगा, दोनों एकदम एक ही चीज लगेगी। अभी तक एकदम सेम कॉपी चल रहा है, और पूरी डेरिवेशन हम लगेगा कि वही चीज दोहरा रहे हैं, बस वहां पे पृष्ठीय आवेश घनत्व है और वहां क्या था, रेखीय आवेश घनत्व, इतना सा डिफरेंस था, और एंगल में डिफरेंस आएगा। अब आ जाओ मेन चीज पे। मेन चीज पे मतलब है आपको E और DA के बीच का एंगल पता करना है।
पहले तो ई क्या है और डी A1 A2 A3 क्या है, इसको ध्यान से देखना है। देखो ध्यान से, अगर ये प्लस चार्ज है तो मैंने हमेशा बताया है विद्युत क्षेत्र कहां से निकलता है, प्लस चार्ज से निकलता है हमेशा बाहर की तरफ। तो अगर ये प्लस चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज, तो इस पे सारे विद्युत क्षेत्र कहां की तरफ निकलेंगे, बाहर की तरफ निकलेंगे। ठीक है, वैसे ही अगर ये DA1 है तो एरिया वेक्टर भी हमेशा कहां निकलता है, एकदम लंबवत सीधा निकलेगा। तो एक चीज आप यहां पे ध्यान से देखो, ये डायग्राम हल्का सा टिल्ट है, तिरछा है, इससे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? मैं तिरछा ना करके उसको सीधा भी कर सकता हूं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखो DA1 को देखो, पहले तो सबका विद्युत क्षेत्र कहां की तरफ जा रहा है, देखो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है ये, क्योंकि प्लस चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र कहां जा रहा है, सीधा जा रहा है एकदम। विद्युत क्षेत्र हमेशा सब में सीधा जा रहा है, तो यहां से भी विद्युत क्षेत्र जो निकल रहा है DA1 से, वो भी एकदम क्या है, सीधा सामने की तरफ। ठीक है, यहां से भी जो विद्युत क्षेत्र निकलेगा, मान लेंगे कि इसके पीछे साइड भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका विद्युत क्षेत्र कहां निकलेगा, इस साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये भी ई है। ऊपर क्या, ऊपर की कंडीशन में विद्युत क्षेत्र कहां निकल रहा है, नहीं, विद्युत क्षेत्र तो हमेशा प्लस के ही आसपास गुजरेगा, प्लस के ही दोनों साइड से निकलेगा, तो ये आगे की तरफ निकलेगा, ऊपर की तरफ नहीं। ऊपर की तरफ सिर्फ हम एरिया वेक्टर दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये तिरछा डायग्राम समझ में नहीं आ रहा है तो मैं सीधा बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम नहीं लगेगा बनाने में। आपको तिरछा लग रहा हो कि कहाँ जा रहा है वो तिरछा एंगल बनाते हुए, तो कुछ नहीं करना है, ये पृष्ठ ले लो, ये पृष्ठ ले लिया हमने, ये कैसा पृष्ठ है, आवेशित है, आवेशित पृष्ठ हो गया ये। इस आवेशित पृष्ठ के कारण हमने ये बीच में एक क्षेत्र ले लिया, फिर आगे की तरफ एक बेलन, ये एक्चुअल में ये है क्या, गॉसियन पृष्ठ, यही गॉसियन पृष्ठ इसके आर पार गया है। इस सपोज ये कागज की तरह है तो कागज के पीछे भी गया है, तो ये पीछे वाला हिस्सा तो नहीं दिखेगा हमें, सिर्फ यहां से निकलता हुआ दिखेगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, उसको ज्यादा तिरछा करने की जरूरत नहीं है। ये तब आपके पास ये तीन पृष्ठ कौन कौन से हुए, अरे यार, ये एक पृष्ठ था DA1, इसका नाम क्या था, DA2, और एक इधर की तरफ मान लो ऊपर की तरफ, तो इसको क्या कह देंगे, DA3। ये विद्युत क्षेत्र हमेशा आपका ऐसे ही निकलेगा, अगर ये प्लस चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र हमेशा कहाँ निकलेगा, आगे की तरफ या इस साइड से। ठीक है, या तो ऐसे निकलेगा या ऐसे निकलेगा, ऊपर नहीं जा रहा है विद्युत क्षेत्र, ऊपर या नीचे नहीं जा रहा है, सिर्फ आमने सामने जा रहा है, आर पार हो रहा है वो। ठीक है, तो ये ऐसे में जाएगा विद्युत क्षेत्र। तो अगर आप सिर्फ विद्युत क्षेत्र अगर पता करो तो सारे विद्युत क्षेत्र आपके या तो इस डायरेक्शन में है विद्युत क्षेत्र, या फिर किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपका विद्युत क्षेत्र ई है। ऊपर की तरफ आपका विद्युत क्षेत्र नहीं जा रहा है क्योंकि आवेश ऐसे में है, ऊपर की तरफ नहीं है। एरिया वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालोगे, एरिया वेक्टर हमेशा बताया कि एरिया वेक्टर कहाँ होता है, जहां एरिया वेक्टर निकाला आप हथेली ऐसे करो आपको पता चलेगा। A1 है तो एरिया वेक्टर भी हमेशा ऐसे निकलेगा। A3 में ऊपर की तरफ निकालना है तो एरिया वेक्टर ऊपर, इसमें इधर निकालना है तो एरिया वेक्टर इधर। तो DA1 का एरिया वेक्टर एकदम इसके ऊपर होगा, जैसे ये गया हुआ है E, वैसे ही इस पे क्या जाएगा, DA1 का एरिया वेक्टर। वैसे A2 का एरिया वेक्टर एकदम इसके ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा DA2 का एरिया वेक्टर। A3 का एरिया वेक्टर कहाँ की तरफ निकालना है हमें, ऊपर की तरफ अगर हमें निकालना है, सपोज दैट काल्पनिक रेखा खींचना चाहिए हमेशा गॉसियन सरफेस के लिए, तो इसके लिए सपोज कर लो ये कहाँ की तरफ जा रहा है, तो एरिया वेक्टर ये ऊपर के लिए निकालना है तो एरिया वेक्टर इसका ऊपर जाएगा, तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ आ गया, क्या है ये, DA3 का एरिया वेक्टर। अगर हम एंगल देखें तो A3 के केस में विद्युत क्षेत्र हमेशा किस साइड जा रहा है, इस साइड, आगे की तरफ या पीछे की तरफ। अब यहां से अगर आप एंगल पे ध्यान दो तो सब पे आप देखो एक एक करके,
A1 पे E और DA1 दोनों का दिशा क्या है, सेम, और एंगल कितना बना रहा है, एक के ऊपर एक है दोनों, जो E है E के ऊपर ही कौन है, DA1, तो यहाँ पे एंगल थीटा कितना बन रहा है, 0 डिग्री। यहां पर देखो A2 पे, A2 और E के बीच की डायरेक्शन कितनी है, एक के ऊपर एक है, यहाँ पर भी जिस दिशा में A2 जा रहा है उसी दिशा में E भी जा रहा है, तो यहाँ पे भी एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी एंगल हो जाएगा आपका, जिस दिशा में A2 है उसी दिशा में आपका E है, तो यहाँ पे भी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ऊपर के केस में देखो, एरिया वेक्टर ऊपर जा रहा है और विद्युत क्षेत्र सामने की तरफ जा रहा है, तो कितना एंगल बना, एरिया वेक्टर ऊपर और ग्रीन लाइन ऐसे, तो कितनी डिग्री का एंगल है यहाँ पे, 90 डिग्री। वो साफ साफ दिख रहा है हमें, 0 डिग्री 0 डिग्री 90 डिग्री, तो यहाँ थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री। बस थीटा का गेम था, थीटा समझ में आ गया तब सब समझ में आ जाएगा, सारा आधा डेरिवेशन सिर्फ यहीं पर हो गया। ई और डी ए के बीच का एंगल समझ में आया कैसे निकला, ई और डी ए किसे कहते हैं समझ में आया, आ रहा है कृष्णा, कल नहीं आए थे आप। ई सिंपल है, अगर पृष्ठ है तो विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के इस साइड या इस साइड निकल रहा है, ई इधर निकल रहा है या उधर निकल रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, इसीलिए हमने ये ग्रीन वाली लाइन को या तो लेफ्ट साइड दिखाया या फिर राइट साइड। जबकि ये जो एरिया वेक्टर है A1 A2 A3 ये निकालना एकदम आसान है, जैसे निकालना है उस तरफ हथेली कर लो, इधर निकालना तो सीधा आगे की तरफ निकलेगा, ऊपर निकालना है तो ऊपर निकलेगा, नीचे निकालना है तो नीचे निकलेगा। तो इस साइड का DA1 का एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम वही डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में कौन है, विद्युत क्षेत्र। A2 की डायरेक्शन भी देखो और E की डायरेक्शन भी देखो, दोनों सेम है। जबकि ये वाला DA3 का केस देखो, एरिया वेक्टर तो ऊपर जा रहा है लेकिन विद्युत क्षेत्र आपका आगे की तरफ जा रहा है, या तो इधर या फिर उधर, वो किसी भी दिशा में जाए तो 90 डिग्री कहा जाएगा। तो ये हो गया एंगल, आपको बस एंगल की वैल्यू पुट कर देनी है, धीरे धीरे करके आपका सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो DA1 में एंगल कितना आ रहा है, 0 डिग्री, तो थीटा की जगह में लिख दो 0 डिग्री। A2 में कितना एंगल है, तो यहां पे भी थीटा की जगह आ जाएगा 0 डिग्री। A3 में कितना है एंगल, 90 डिग्री, तो थीटा की जगह आ जाएगा 90 डिग्री। अब क्लास 10th की मैथ लगाओ अपनी, cos 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, तो हो जाएगा EDA1 प्लस cos 0 की 1 होती है ना, तो cos 0 के 1, तो 1 का ED1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा आंसर, सॉरी 1 से गुणा करेंगे तो EDA1 ही आएगा, इतना ही आएगा। यहां पे भी क्या आएगा, DA2, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 का गुणा करोगे आंसर वही आएगा। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 का गुणा इसके साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, 0, तो बचा गया EDA1 प्लस EDA2। एक चीज ध्यान दोगे, ये A1 और A2 एक ही गॉसियन पृष्ठ का भाग है, इसलिए A1 हो चाहे A2 हो, दोनों की जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि एक ही का भाग है। अगर ये मार्कर है, यही मार्कर आगे और पीछे की, एक पाइप है सपोज, कागज के आगे और बाहर दोनों तरफ से निकल रही है, पाइप का क्षेत्रफल तो सेम ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि सेम है वो। इस कंडीशन में हम यहाँ पे मान सकते हैं, मान लो यदि मैं लिख देता हूं यहाँ पे, यदि DA1 बराबर DA2 है, यदि इफ DA1 बराबर क्या है, DA2 है, दोनों सेम है, तो इसको A1 A2 ना करके हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल DA कर सकते हैं। ये और ये जब सेम है तो मान लें कि दोनों को हम क्या लिख देते हैं, इसको भी DA लिख देते हैं, इसको भी DA लिख देते हैं, तब क्या हो जाएगा, EDA, A1 की जगह DA लिख दे और A2 की जगह पे DA, तो EDA प्लस EDA क्या हो जाएगा, तो D फाई E बराबर 2EDA। A1 A2 का टेंशन ही नहीं है क्योंकि वो सेम ही है। छोटा फ्लक्स निकल गया, अब क्या करेंगे, बड़ा फ्लक्स निकालेंगे इंटीग्रेशन करने के लिए। सिंपल सा क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए, यही वर्ड यूज किया पिछले बार, संपूर्ण पृष्ठ के लिए दो वर्ड यूज कर सकते हो, या तो लिख सकते हो समाकलन करने पर, या फिर लिख सकते हो संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो हम लिख देते हैं संपूर्ण पृष्ठ के लिए
इसके लिए हम क्या करेंगे, इनका इंटीग्रेशन कर देंगे, सेम चीज उतारेंगे 2e dA, सेम चीज उतारा और इसका क्या कर देना हमें, ये इस चिन्ह को कौन सा चिन्ह कहते हैं, समाकलन का चिन्ह कहते हैं, इंटीग्रेशन। इसका मतलब है ये चिन्ह शो करता है कि चीजें छोटे से बड़ी हो गई, हमने जोड़ दिया है, जो छोटी क्वांटिटी थी उसको जोड़ जोड़ के पूरा एक बड़ा क्वांटिटी बना दिया है, ठीक है। तो डी फाई का इंटीग्रेशन करते हो तो क्या लिखते हैं हम उसको, डी फाई है छोटे हिस्से से निकलने वाला फ्लक्स, तो पूरे हिस्से से निकलने वाले फ्लक्स को हम सिंपल फाई कहेंगे। तो डी फाई का इंटीग्रेशन सिंपल सा फाई हो गया, बराबर 2 ई। यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पे पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं निकालना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर जो पृष्ठ दिया गया है एक्चुअल पृष्ठ, पिछले बार तो हमारे पास तार थी, रेखा थी, कोई भी तार को ध्यान से देखो तो बेलन की तरह होती है, ठीक है। लेकिन हमारे अभी के केस में ये पृष्ठ दिया हुआ है, लेकिन ये पृष्ठ आयत भी हो सकता है, ये पृष्ठ और क्या हो सकते हैं, आयत, और क्या होते हैं, वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है। हो सकता है इसका कोई फिक्स शेप ही ना हो, ये पृष्ठ ऐसा किसी शेप में है, ऐसे भी पृष्ठ हो सकता है, बस इसमें चार्ज लगा दिया आपने। तो क्योंकि पृष्ठ का शेप पता ही नहीं है यहाँ पे हमें, बस इतना पता है कि हो सकता है ये पृष्ठ कैसा भी ना हो, ये पृष्ठ सपोज सिर्फ ऐसा हो, गोल हो, ठीक है, गोल लोहे का आपने प्लेट रख दिया हो यहाँ पे काट करके, या फिर चौकोर लोहे का प्लेट रखा है, या फिर ऐसा प्लेट रखा है जिसका कोई फिक्स आकृति ही नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा प्लेट। जैसे कि एक नया इंसान जैसे रोटी बनाता है, रोटी का शेप फिक्स नहीं होता है कि गोल बनेगा, वो ट्राइंगल बनेगा, किसी देश का नक्शा बनेगा, कोई फिक्स नहीं है। वैसे यहाँ पे जो पृष्ठ है ये फिक्स नहीं है कि कौन सा पृष्ठ है एक्चुअल में, इसलिए हम क्षेत्रफल का टेंशन रखेंगे ही नहीं। पता होता अगर ये कि यहाँ फिक्स होता कि जो पृष्ठ लोगे वो आयताकार ही होगा, तो हम आयत का फॉर्मूला लगाते। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेकिन हमें फिक्स ही नहीं है तो हम क्षेत्रफल को सिंपल a लिख के ही छोड़ देंगे। तो 2e dA का इंटीग्रेशन के, तो dA का इंटीग्रेशन हम सिंपल क्या लिखेंगे, a। फिक्स पता होता कि बेलन है तो 2 ये पाई आर एल लगाते, क्या था बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई आर एल लगाते, वृत्त का होता तो वृत्त का क्षेत्रफल लगाते, आयत का होता तो आयत का, लेकिन यहाँ पे पृष्ठ का बस पृष्ठ लिखा है, कौन सा पृष्ठ है ये नहीं लिखा है, इसलिए ई इसका इंटीग्रेशन dA को सिंपल क्या लिख दूंगा मैं, a। तो जो कल नहीं आए थे वो तो सीधा सिंपल ऐसे ही समझ जाओ, डी फाई का फाई हो गया और इंटीग्रेशन dA का क्या हो गया, a हो गया। इसे डाल दो आप इक्वेशन, एक उधर डाला हुआ है, इसे डाल दो। अब क्या करते हैं, एक फाई निकल गया, अब इस फाई का क्या करते हैं, गॉस की प्रमेय से तुलना करते हैं। मैंने कहा ना एकदम सेम कॉन्सेप्ट है। बच्चे इससे बहुत डरते हैं गॉस के अनुप्रयोग, जैसे कि 4-4, 5-5 डेरिवेशन पढ़ने हैं, थोड़ी बुद्धि लगाएंगे ना वो रटने से पहले, वो कुछ कॉमन चीजें देखेंगे तो देखेंगे कॉन्सेप्ट तो सेम ही लगा है सब में, रटने वाली चीज ही नहीं है कुछ। तो गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय में हम क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। तो इसके बाद का बाद ही में लिखते हैं, आप इतना उतार लो, ठीक है, बस थोड़ा सा हिस्सा रह जाएगा तुलना करने के लिए। वैसे भी 40-45 मिनट से तुम देख ही रहे हो, नींद तो पक्का आ रही होगी। तो एक काम करो, आप पहले ये डायग्राम बना लो, मेरे से थोड़ा साफ सुथरा बनाना, और डायग्राम बना के फिर रुक जाना। हम 2 लाइन लिख लेंगे, फिर इनको स्टार्ट कर देंगे लिखना। हो गया, मिटा दूं, बस डायग्राम मिटा रहा हूं। अब आगे देखो जरा, जैसे हमने कल कंपेयर किया था, जो फाई आ गया हमारा, उसकी तुलना गॉस के प्रमेय से कर देना, एकदम वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो अब मेरे साथ साथ करो, किस प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, बाय गॉस थ्योरम। क्या होता है गॉस थ्योरम, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। इसको क्या मान लेना है इक्वेशन 1, 2, तो ये क्या हो गया, तो देखो ये भी फाई की वैल्यू आई है, ये भी फाई की वैल्यू आई है, दोनों फाई ही है, दोनों फाई के बराबर ही है, इसलिए हम दोनों की तुलना कर सकते हैं। जब दोनों फाई के बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं,
इक्वेशन वो कौन सा है 2, वह इक्वेशन 3 से तुलना कर देना है बस। इक्वेशन 2 वह इक्वेशन 3 से। इक्वेशन 2 क्या है, फाई बराबर 2e a। इक्वेशन 3 क्या है, फाई e बराबर, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, q अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, जब फाई इसके बराबर है, फाई इसके भी बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, इसलिए आप ये हटा सकते हो। तो इक्वेशन 1 से आपने फाई की वैल्यू 2e लिख दिया, इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 3 से आपने फाई की वैल्यू q अपॉन एप्सिलॉन 0 लिख दिया। हम निकाल क्या रहे हैं डेरिवेशन में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E निकालना है, तो E कैसे निकलेगा, E के साथ और कौन कौन से चीज जुड़े हुए हैं, 2 और A। किस चीज गुणा भाग जोड़ घटाना क्या है, 2A गुणा में है, 2A जब इसके साथ जुड़ेगा तो भाग में आ जाएगा, तो 2A अपॉन में आ गया, क्योंकि Q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक चीज ध्यान से रखो, देखो, अच्छा कुछ और भी नीचे आया ना, इसके साथ कुछ छोड़ रहा हूं मैं, A छोड़ रहा हूं, 2A नीचे आएगा ना, क्योंकि 2A एप्सिलॉन 0। चाहे तो आप आंसर इतने में भी छोड़ सकते हो, पर जब यहां तक आ गए तो हम क्यों छोड़े, पूरा करेंगे। अब यहां ध्यान दो, सब कुछ आ गया, E आ गया है, बट एक चीज ध्यान दो, आपने Q की वैल्यू ऊपर निकाल के रखी हुई है इक्वेशन 1, इसलिए मैंने कहा जो इक्वेशन फर्स्ट है उसका काम एकदम लास्ट में होगा, एकदम लास्ट में। तो इक्वेशन 1 में Q की वैल्यू क्या है, सिग्मा A, इसलिए हम यहां पर Q की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q की जगह क्या लिख सकते हैं, Q की जगह आ गया सिग्मा A अपॉन 2A, कुछ कटेगा, A से A कट गया तो ऊपर क्या बच गया, 2 एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन 0। ये आपका फाइनल आंसर है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ गई आपकी। ठीक है, आवेशित चादर के कारण या आवेशित समतल पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कुछ डिफिकल्ट था इसमें। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछता है, क्या होगा अगर 2 पृष्ठ रखे हो। अभी तो सिंगल पृष्ठ हमने निकाला ना, सिंपल सा हमने सिंगल सा कॉपी लिया। ठीक है, ये सिंगल सा पृष्ठ है, सपोज चार्ज पृष्ठ है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हुई। एक और कॉपी दे दो मुझे कोई। सपोज कर लो 2 पृष्ठ है, दोनों सेम टू सेम पृष्ठ है, दोनों का क्षेत्रफल है, आवेश भी दोनों पे सेम है। इस पृष्ठ के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 2 पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तब हमें कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ देना है। जब सिंगल पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 है, तो 2 पृष्ठ के कारण सिग्मा, एक पृष्ठ के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और दूसरे के कारण भी सेम ही रहेगा। तो 1/2 दोनों में है, तो 2 से 2 हट जाएगा, वो बचेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। वो आज तक यूपी बोर्ड में कभी पूछा नहीं गया, अदर बोर्ड्स में पूछा जाता है वो क्वेश्चन। मैं करवा दूंगा, 2 लाइन है बस। तब इतना कर रहे तो उसे क्यों छोड़े, तो आप इसको उतार लो बस। एक छोटी सी चीज है उसमें और पूछी जाती है, मैं इसको मिटा रहा हूं। सपोज एक छोटी सी चीज इसमें पूछी गई कि क्या होगा यदि 2 प्लेटें हैं, तो 2 समतल आवेशित प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम एक स्पेशल केस यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे अलग से करके, 2 समतल आवेशित प्लेटों के मध्य तीव्रता। जैसे कि बात ये कह रहा है कि एक प्लेट ये है आपका, ये चार्ज्ड है, और पहले प्लेट के कारण इसका क्षेत्रफल भी कितना है, A, इस पे भी आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। और जो दूसरा प्लेट इसके सामने रखा गया है, ये जो दूसरा प्लेट इसके सामने रखा है, वो भी एकदम क्या है, सेम है, सेम। इस पे भी कितना चार्ज है, आवेश घनत्व सिग्मा। इसका क्षेत्रफल भी कितना है, A। जो सब कुछ सेम ही है तो विद्युत क्षेत्र भी थोड़ी नहीं चेंज होगा। पहले के कारण विद्युत क्षेत्र कितना आया, सिग्मा अपॉन
2 एप्सिलॉन 0 आया। दूसरे के कारण भी विद्युत क्षेत्र कितना, अलग अलग विद्युत क्षेत्र निकाल रहा हूं। इसका विद्युत क्षेत्र इतना आया, तो वो कुछ अलग तो है नहीं, उसका विद्युत क्षेत्र भी कितना आएगा, एक इतना। तो दोनों के बीच में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, एक लाइन बस बढ़ेगा उसमें। तो दो समतल आवेशित प्लेटों के मध्य तीव्रता, तो इसे में लिख देंगे बराबर तीव्रता ई बराबर क्या, कितना हो जाएगा ये, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ई बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा, ये आधा ये आधा, आधा आधा कितना हो जाएगा, 1। तो इसमें सिंपल सा ये बच गया सिग्मा अपॉन, आपको वैसे समझ में नहीं तो ऐसे करो, ये दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, तो 2 से 2 गया, कितना बच गया, सिंपल सा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0, अगर उनके बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाए।